हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। विजन आईएएस के पीटी 365 को कवर किया जा रहा था, जिसमें आपकी लास्ट जो क्लास हुई है वह आपका अपडेटेड स्टडी मटेरियल का पार्ट सेकंड आपका ऑलरेडी कवर किया जा चुका है। यानी कि आपका कल आपका वो कंप्लीट हो गया। अभी ये लेटेस्ट में ही कल ही ये आपकी योजनाएं आई हुई हैं, सरकारी योजनाएं कॉम्प्रिहेंसिव में पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड के अंतर्गत आई हैं। अब आपका इतना टाइम तो बचा नहीं है कि आप इसको डिटेल में पढ़ें, तो इसका एक शॉर्ट टर्म में रिवीजन के बेसिस पे इसमें आपके जो मुख्य उद्देश्य हैं उनको बता दिया जाएगा। इनका इस्टेब्लिशमेंट हुआ, मतलब कि कब स्थापित हुई और इनके क्या किस मंत्रालय से रिलेटेड है, तो मेन जो पॉइंट है इस योजनाओं के अंतर्गत बता देंगे। क्योंकि आपका अब इतना टाइम नहीं है कि आप इनको डिटेल में पढ़ें, और आपने डिटेल में भी वैसे आपका जो पहले इसका एक सरकारी योजनाओं का एक पार्ट आ चुका है, तो उसमें पूरी डिटेल योजनाएं रही हैं। और ये जो योजनाएं हैं आपकी 2024 की योजना है, जिसे पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में आपका एक साथ अपलोड किया गया है। तो आपको ये आज कंप्लीट करा देते हैं, कल मैं आपको दे देंगे ताकि आपका 1 से 1.5 घंटे में आपकी 1 घंटे के अंतर्गत योजनाएं कंप्लीट हो जाएंगी। और आप इसको कुछ अपने काम करते हुए भी देख लेंगे, तो आपके कम से कम जो योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो एटलीस्ट वो तो कवर हो ही जाएंगे। तो अब शुरू करते हैं। इसके अंतर्गत देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी योजनाएं जैसे कि जिस तरीके से आपका जो पहला पार्ट आया था, मतलब गवर्नमेंट स्कीम का, तो उसी बेसिस पे ही उसी तरीके से इसमें मंत्रालय दिए गए हैं। लेकिन ये 2024 की है, तो इसमें और ऐड ऑन करके उनमें जो भी 2024 में आई हुई हैं उनको ऐड ऑन करके दिया गया। तो ये विभिन्न मंत्रालयों के अंतर्गत ये प्रमुख योजनाएं हैं। तो एक एक करके योजनाओं को पढ़ते हैं, जिसमें आपको बता दें कि इसके अंतर्गत जैसे पहली योजना आती है कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत। अगर आपने इसके पहले के पीटी 365 नहीं देखे हैं, अपडेटेड स्टडी मटेरियल नहीं देखे हैं, तो आप उनको देख लें। अभी आपके पास टाइम है कि अगर आपका करंट अफेयर कवर नहीं हुआ है तो आप पीटी 365 से कवर कर सकते हैं, जिसमें आपको ऑलरेडी वीडियो आपकी दी गई है। तो आप अगर चाहें तो डबल की स्पीड में या 1.5 की स्पीड में भी देखकर एटलीस्ट देख लेंगे, तो आपको जो चीज़ें मिसमैच हो रही होंगी या फिर जो भूल रहे होंगे तो उससे वो चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो अभी जो है आपका ये कृषि एवं कल्याण मंत्रालय का है, तो इसके अंतर्गत ये योजनाओं को पढ़ते हैं कि क्या सी आती है। कृषि अवसंरचना कोष के बारे में, एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में, जिसका उद्देश्य है कि देश में कृषि अवसंरचना में मौजूदा अवसंरचना संबंधी कमियों को दूर करना, निवेश जुटाना है। यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसका कार्यान्वयन राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड के द्वारा किया जा रहा है, और इसकी अवधि 2032 से 2033 में है। तो कौन सी योजना है? कृषि अवसंरचना कोष, जिसका उद्देश्य है कृषि अवसंरचना में मौजूदा अवसंरचना संबंधी कमियों को दूर करना। केंद्रीय क्षेत्र की योजना, नाबार्ड के द्वारा शुरू की गई, अवधि 2032 से 33। इसका अन्य उद्देश्य में आता है कि फसल कटाई के बाद उसके प्रबंधन हेतु बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश, मध्यम दीर्घकालिक ऋण, वित्त पोषण सुविधा प्रदान करना होता है, तो इसके अंतर्गत आती है। अब इसकी जो पृष्ठभूमि की बात की जाए तो इसकी शुरुआत जो हुई थी वह मई 2020 में हुई थी। यह केंद्र द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में इसे शुरू किया गया था, जिसमें लाभार्थी आते हैं आपके किसान, प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, किसान उत्पादक संगठन, राज्य एजेंसियां एवं कृषि विपणन समितियां और स्वयं सहायता समूह इसके प्रमुख लाभार्थी आते हैं। अब आती है आपके नेक्स्ट में 10,000 नई किसान उत्पादक संगठनों का गठन और संवर्धन के बारे में। इसमें एक कौन सी योजना है? एक केंद्रीय क्षेत्रक प्रकार की योजना है। इसका उद्देश्य सदस्यों के लिए इकोनॉमी ऑफ स्केल और बाजार पहुंच में सुधार करना है। लाभार्थी इसमें एफपीओ के सदस्यों की न्यूनतम संख्या मैदानी क्षेत्रों में 300 और पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी क्षेत्रों में 100 होगी, और इसका कार्यान्वयन 9 एजेंसियों और एफपीओ का गठन करने में मदद करेगी। इसका उद्देश्य 2027-28 तक 10,000 नए एफपीओ का गठन और संवर्धन करना है, इसका मेन काम है। एफपीओ के नाम के बारे में बात की जाए तो यह कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत किसान उत्पादक कंपनियां तथा साथ ही राज्य सरकारों के सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किसान सहकारी समितियां इसमें शामिल है। और इसका दृष्टिकोण एफपीओ का गठन एवं संवर्धन उपज क्लस्टर क्षेत्र दृष्टिकोण तथा विशेषीकृत जिन्स आधारित दृष्टिकोण पर आधारित होता है, तो इसके अंतर्गत आता है। अब आता है इसमें आपकी कार्यान्वयन एजेंसी, ये प्रमुख तरीके की आपकी कार्यान्वयन एजेंसी है, जिसमें बहुत सारी कार्यान्वयन एजेंसी इसके अंतर्गत कार्य करेंगी। अब नेक्स्ट आती है आपकी योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में या पीएम किसान योजना के बारे में।
अभी हाल ही में सरकार ने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से पीएम किसान के तहत 18,000 करोड़ की 15वीं किस्त जारी की हुई है। इसके संदर्भ में ये चर्चा में रहा। ये आपकी जितने भी बार किस्त जारी की जाती है उतनी बार ही चर्चा में रहता है। अभी प्रेजेंट में नई सरकार बनी है तो पहला कार्य ही प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से रिलेटेड किया गया कि उसमें जो किस्त थी उसकी जारी की गई है, तो इस कारण से वो सुर्खियों में बनी रही। और इसमें ये 15वीं किस्त जारी की गई तो इसके कारण ये आपकी सुर्खियों में है। तो हर बार जो नई किस्त जारी की जाती है, जितने रुपए जारी किए जाते हैं, तो हर बार ये आपकी आती है। तो इसमें योजना के उद्देश्य को देख लेती है। यह एक अलग अलग कृषि उत्पाद आदानों की खरीद के लिए सभी भूमि धारक किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करता है। यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। यह कुछ उत्पादों को छोड़कर सभी भूमि धारक किसान आते हैं इसमें। और योजना के लाभ के तहत किसानों को प्रतिवर्ष प्रत्येक 4 महीने में 2,000 रुपये की 3 समान किस्तों में 6,000 रुपये जारी किए जाते हैं। मतलब कि एक साल में 3 बार ये किस्त दी जाती है और जिसमें प्रत्येक टेन्योर में आपके 2,000 रुपये दी जाती है 4 महीने के अंतराल में। योजना का जो उद्देश्य है सभी पात्र भूमि धारक किसान परिवारों को आय सहायता प्रदान करना और परिवार की भाषा में पति पत्नी और उनके नाबालिग बच्चे शामिल हैं। इसके अंतर्गत ये आता है। अब आता है इसमें नेक्स्ट प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में देखा जाए तो इसका उद्देश्य बुआई के पहले से लेकर कटाई के बाद तक की अवधि का व्यापक फसल बीमा सुरक्षा प्रदान करना। यह केंद्र प्रायोजित योजना है। यह योजना कर्जदार किसानों सहित सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक होगी। इसमें लाभार्थी बटाईदार, काश्तकार, किसान सहित सभी किसान इसमें शामिल हैं। और इसके अन्य उद्देश्य के अंतर्गत यह अप्रत्याशित घटनाओं से होने वाली फसल हानि क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है और इसकी आय को स्थिर करना, नवीन और आधुनिक कृषि पद्धतियों के फसल विविधीकरण को अपनाना होता है। इसकी पृष्ठभूमि के बारे में बात की जाए तो यह राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना और संशोधित NAIS के स्थान पर लाया गया है। यह पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना ने इसे जारी किया हुआ है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है इसके नेक्स्ट इसके अंतर्गत पढ़ते हैं प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के बारे में। यह योजना जो है वह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसका उद्देश्य लघु और सीमांत किसानों की वृद्धावस्था में सुरक्षा करना और उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। इसका अपेक्षित लाभ है कि 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान जो 2 हेक्टेयर तक की कृषि भूमि के स्वामी हैं और पेंशन निधि प्रबंधक है जो कि LIC आती है, जीवन बीमा निगम। इनका उद्देश्य लघु और सीमांत वृद्ध कृषकों को सामाजिक सुरक्षा सहायता प्रदान करना, क्योंकि उसके पास वृद्धावस्था में तथा आजीविका की हानि की स्थिति में उनकी सहायता के लिए नगण्य या कोई बचत उपलब्ध नहीं होती है, इसके अंतर्गत आता है। इनकी विशेषताओं में आता है कि इनमें कौन सी योजना के अपात्र हैं, जैसे कि आपके सभी संस्थागत भूमि धारक इनमें आते हैं, संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक, शासन के 3 स्तरों के विधायिका के पूर्व और वर्तमान सदस्य और मंत्री इसके अंतर्गत आते हैं। आश्वासित पेंशन जिसमें 60 वर्ष से आयु प्राप्त करने वाले 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन के अंतर्गत आते हैं, जिसमें स्वैच्छिक और अंशदान पेंशन के संदर्भ में रिलेटेड होते हैं। अब आता है खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन या आयल-पॉम के बारे में। आयल-पॉम जो है एक तरीके की केंद्र प्रायोजित योजना है जो खाद्य तेलों को आयात बोझ को कम करता है और विशेष ध्यान दिए जाने वाले क्षेत्र जिसमें पूर्वोत्तर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जिनकी अवधि 2025-26 तक है। और पॉम ऑयल क्षेत्र के विस्तार का उपयोग करके देश में खाद्य तिलहन उत्पादन में वृद्धि करना इसका मेन उद्देश्य होता है। इसकी पृष्ठभूमि इसकी शुरुआत जो है 2021 में की गई थी और एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के आयल पाम विकास कार्यक्रम को भी इस योजना में शामिल किया गया है, जिसका लक्ष्य 2025-26 तक ये प्रमुख इसके लक्ष्य रखे गए हैं। अब आता है नेक्स्ट योजना एकीकृत बागवानी विकास कार्य मिशन के बारे में कि यह योजना जो है वह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। यह देश में बागवानी का समग्र विकास करना है। इसकी सहायता के लिए कुछ हस्तक्षेपों उपायों के लिए राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना और इसमें सभी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश कवर किए जाते हैं। अन्य उद्देश्य में देखा जाए तो यह ग्रोवर्स या प्रोड्यूसर्स के लिए उचित लाभ सुनिश्चित करने हेतु उत्पादन, कटाई के बाद प्रबंधन, प्रसंस्करण और विपणन को शामिल करते हुए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना है और इसमें उत्पादन, कटाई पश्चात प्रबंधन और प्रसंस्करण के लिए अनुसंधान और विकास प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना होता है, इसके अंतर्गत आता है। और इस योजना को 2014-15 में लागू किया गया था, जिसमें फल, सब्जियां, कंदमूल वाली फसलें, मशरूम, मसाले, पुष्प, सुगंधित पौधे, नारियल, काजू, कोको, बांस इसके अंतर्गत कवर की गई प्रमुख फसलें आती हैं।
अब आता है इसके अंतर्गत नेक्स्ट आती है आपकी योजना किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। यह किसान क्रेडिट कार्ड योजना के संदर्भ में बात की जाए तो इसका उद्देश्य जो है खेतों में अलग अलग चरणों में किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना। इसकी कार्यान्वयन एजेंसी वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक और सहकारी समितियाँ इसकी कार्यान्वयन एजेंसियाँ। लाभार्थी सभी किसान व्यक्तिगत संयुक्त उधारकर्ता की जिनके पास भू स्वामित्व है, जिसमें काश्तकार किसान, आलेखित पट्टेदार और बटाईदार, काश्तकार किसान, बटाईदार किसान सहित किसानों के स्वयं सहायता समूह या संयुक्त देयता समूह इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। और इससे संबंधित क्षेत्र में आते हैं पशुपालन और मत्स्य पालन से संबंधित क्षेत्र इसके आते हैं। और इसके अन्य उद्देश्य में देखा जाए तो यह नए लचीले और सरलीकृत प्रक्रिया के साथ एकल विंडो के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली में पर्याप्त और समय पर ऋण सहायता के संदर्भ से रिलेटेड होती है। यह एक अल्पकालिक ऋण भी प्रदान करती है, दीर्घकालिक ऋण प्रदान भी करती है। अब आती है नेक्स्ट योजना आपकी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना या कैफेटेरिया स्कीम के बारे में। कैफेटेरिया स्कीम एक तरीके से यह राज्यों को कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के सार्वजनिक निवेश को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका कवरेज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की RKVY रफ्तार के तहत वित्त पोषण के लिए पात्र हैं। राज्यों को लचीलापन, जिसमें राज्य अपनी आवश्यकताओं, प्राथमिकताओं, कृषि जलवायु आवश्यकताओं के अनुसार योजना के तहत परियोजनाओं कार्यक्रमों के चयन कर सकते हैं। और इसका उद्देश्य फसल पूर्व, फसल कटाई पश्चात की आवश्यकताएं, कृषि अवसंरचना के निर्माण के माध्यम से किसानों के प्रयासों को मजबूती देना, जिससे गुणवत्ता आदानों, भंडारण, बाजार सुविधाओं आदि तक पहुंच में वृद्धि होगी और किसानों को सूचित विकल्प के चयन में भी सक्षम बनाएगी। तो इसके अंतर्गत आता है। अब आते ही इसकी पृष्ठभूमि के बाद में बात की जाए तो इसकी शुरुआत 2007 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र के समग्र विकास के लिए एक अम्ब्रेला योजना के रूप में आरंभ की गई थी। इसे 2017 में इस योजना को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के पुनरुद्धार हेतु लाभकारी दृष्टिकोण का नाम दिया गया है। यह 2022-23 के बाद कृषि और किसान कल्याण विभाग की कुछ योजनाओं को विलय करके RKVY कैफेटेरिया स्कीम के रूप में पुनर्गठित किया गया है। इसके अंतर्गत आता है। अब आती है हमारी नेक्स्ट योजना इसके अंतर्गत मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में। इसकी अगर आपको और डिटेल पढ़नी है तो आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है UPSC PSC विद दीक्षा को पर हम इसकी PDF दे देंगे, तो आप वहाँ से आप और इसका डिटेल पढ़ लेना। लेकिन अभी आपका डिटेल पढ़ने का टाइम नहीं है, तभी आपको ये जल्दी जल्दी कंप्लीट कराई जा रही है, ताकि आपको योजना के जो मेन फैक्टर होते हैं जो वो आपको समझ में आ जाए। तो आपका जो क्वेश्चन आएगा एटलीस्ट क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, मेन मोटिव ये है। तो अगर आप इस तरीके के ये जो मेन टॉपिक अगर कर लेते हैं तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन तो एटलीस्ट सॉल्व हो ही जाएंगे जो योजना से रिलेटेड होंगे। तो आप अगर इसकी और डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, तो वहाँ पर आपको इसकी PDF अवेलेबल हो जाएगी। योजना के उद्देश्य में देखा जाए मृदा स्वास्थ्य कार्ड में कि यह योजना किसानों को मिट्टी की बेहतर समझ और एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन के लिए सुविधा प्रदान करती है। इसमें उपघटक में आता है वर्ष 2022-23 में राष्ट्रीय कृषि योजना कैफेटेरिया योजना के तहत मृदा स्वास्थ्य और उर्वरकता घटक के रूप में शामिल किया गया है। और यह खेत के लिए प्रत्येक 3 साल में एक बार मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करता है, जिसमें कार्ड में 12 मापदंडों के आधार पर मृदा की स्थिति व्यक्त करता है। इसमें HSHC पोर्टल में एक समान मानकीकृत प्रारूप में इसकी सुविधा बनाने का प्रदान की गई है। और इसके अन्य उद्देश्य में देखा जाए तो एक तरीके से यह देश के सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने और राज्य सरकारों की सहायता करने और मृदा में पोषक तत्वों की जरूरत को पूरा करने के आधार पर इसे प्रदान किया गया। इसकी पृष्ठभूमि को देखा जाए तो इसकी शुरुआत 2014-15 में राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के घटक के रूप में की गई थी और 2022-23 में इसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना या कैफेटेरिया योजना के तहत मृदा स्वास्थ्य और उर्वरकता घटक के रूप में इसे शामिल किया गया था। और इसमें RKVY कैफेटेरिया योजना जो है वह एक केंद्र प्रायोजित योजना आती है। अब आता है इसके अंतर्गत नेक्स्ट में सुर्खियों में रही अन्य योजनाएं जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, जिसमें राष्ट्रीय कृषि बाजार जो कि एक तरीके से जिसे E-NAM के नाम से जाना जाता है, जो अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। और यह कृषि जिनसों के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार के निर्माण हेतु मौजूदा APMC मंडियों का एक नेटवर्क बना है। यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसका वित्त पोषण एग्रीटेक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के द्वारा किया जाता है और यह लघु कृषक कृषि व्यापार संघ या E-NAM की एक क्रियान्वयन एजेंसी है। तो इस तरीके से आती है। अब आती है नेक्स्ट योजना कृषि विपणन योजनाओं के लिए एकीकृत योजना पोर्टल जो कि एगमार्क नेट है। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका उद्देश्य बागवानी और समृद्ध क्षेत्रक सहित कृषि क्षेत्रक के विपणन योग अधिशेष के प्रभावी प्रबंधन के लिए कृषि विपणन बुनियादी ढांचे का विकास करना है, जो एक सिंगल विंडो के माध्यम से कृषि विपणन संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए एक G2C यानी कि सरकार से नागरिक की गवर्नेंस पोर्टल है। वह देश भर के कृषि उपज बाजारों में दैनिक आमद और वस्तुओं की कीमतों के बारे में वेब आधारित सूचना के प्रभाव को सुगम बनाती है।
इसके अंतर्गत आता है। अब आता है नेक्स्ट राष्ट्रीय कृषि विस्तार और औद्योगिक मिशन के बारे में, जो कि एक तरीके का केंद्रीय प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी इस प्रसार में एक नई संस्थागत व्यवस्थाओं के माध्यम से विस्तार प्रणाली को किसान आधारित और किसानों के प्रति जवाबदेह बनाना है, और इसे कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी के तहत प्रारंभ किया गया है। और इसके अंतर्गत निम्नलिखित लाभ इसके अंतर्गत शामिल हैं, जैसे कि सूचना प्रसार के व्यापक भौतिक पहुंच और प्रसार के इंटरेक्टिव तरीके को, इस तरीके के इसके मुख्य घटक भी आते हैं। नेक्स्ट आती है फॉर्म ऐप्स यानी कि फॉर्म मशीनरी सॉल्यूशन ऐप के बारे में, जिसका उद्देश्य ऐप के माध्यम से किसानों की व्यक्तिगत रूप से मदद की जाएगी और इस ऐप के से कृषि मशीनरी और उपकरण किराए पर ले सकेंगे तथा साथ ही ये पुरानी कृषि मशीनरी को बेच या खरीद भी सकेंगे। नेक्स्ट आता है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, जिसका उद्देश्य किसानों को लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराना है। इस योजना के 3 मुख्य घटक है, जिसमें पहला आता है मूल्य समर्थन योजना, दूसरी आती है मूल्य अंतर भुगतान योजना और तीसरी आती है प्रायोगिक निजी खरीद और स्टॉक टिकट्स योजना इसके अंतर्गत आती है। नेक्स्ट आती है जलवायु समर्थनशील कृषि पर राष्ट्रीय नवाचार, जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने आरंभ किया है और इसका उद्देश्य रणनीतिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी प्रदर्शन के माध्यम से जलवायु परिवर्तन और जलवायु संबंधी सुविधता के प्रति भारतीय कृषि को लोकशील बनाना है। नेक्स्ट आती है कृषि में युवाओं को आकर्षित करना और बनाए रखने के लिए इसका उद्देश्य विविध कृषि संबद्ध और सेवा क्षेत्र उद्यमों की शुरुआत के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को आकर्षित व सशक्त करना, और इस प्रकार वे चयनित जिलों में सतत आय और लाभकारी रोजगार अर्जित कर सकते हैं। और इसका कार्यान्वयन प्रत्येक राज्य के एक जिले में कृषि विज्ञान केंद्र के रूप में कर रहा है। नेक्स्ट आती है कृषि विज्ञान केंद्र ज्ञान नेटवर्क के बारे में, जो कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली का एक अभिन्न अंग है और इसका उद्देश्य कृषि और संबद्ध उद्यमों में स्थान विशिष्ट प्रौद्योगिकी मॉड्यूल का आकलन करना है, जिसका वित्त पोषण केंद्र सरकार ने 100% वित्त पोषण किया है। और यह कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थान, संबंधित सरकारी विभाग, कृषि में कार्यरत गैर सरकारी संगठन इसके अंतर्गत प्रमुख स्वीकृत होते हैं। अब आती है राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना के बारे में, जिसका उद्देश्य बुनियादी ढांचे, संकाय, छात्रोन्नति के समर्थन के लिए संसाधन एवं तंत्र विकसित करना है। यह कृषि विश्वविद्यालयों के बेहतर गवर्नेंस और प्रबंधन के लिए साधन उपलब्ध कराती है, इसके अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट आता है फार्मर फर्स्ट यानी कि खेत नवाचार संसाधन विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी कि फार्म इनोवेशन रिसोर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी फर्स्ट, फार्मर फर्स्ट। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है कि आपको इसका फुल फॉर्म ये एफ से आता है फार्म, आई से इनोवेशन, आर से रिसोर्सेज, एस से साइंस एंड टी से टेक्नोलॉजी। तो ये आपका इसको फुल फॉर्म इसका याद कर लेना है। इसका जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने इसको शुरू किया है, इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी विकास और अनुप्रयोग के लिए किसान वैज्ञानिक इंटरफेस को बढ़ावा देना, नवाचार प्रौद्योगिकी फीडबैक, बहुहितधारकों की भागीदारी, बहुपद्धति दृष्टिकोण, आजीविका हस्तक्षेप पर ध्यान केंद्रित करना है। एग्री उड़ान के बारे में, जो कि इसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान एवं प्रबंधन अकादमी और भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद के इनक्यूबेटर के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया। मेरा गांव मेरा गौरव, इसके माध्यम से लैब टू लैंड प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए किसानों के साथ वैज्ञानिकों के सीधे संपर्क को बढ़ावा दिया जाएगा। यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 15 गांवों की पहचान की हुई है। नेक्स्ट आती है एग्री मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जो एक तरीके से 2000 करोड़ रुपए के प्रारंभिक कोर्स के साथ लॉन्च की गई और इसका उद्देश्य 22,000 ग्रामीण कृषि बाजारों में और 585 कृषि उपज बाजार समितियों में कृषि विपणन अवसंरचना का विकास और उन्नयन करना होता है। नेक्स्ट आती है कृषि संवाद के बारे में, जिसका उद्देश्य एक ऑनलाइन इंटरफेस प्रदान करना है, जिसके माध्यम से किसान और अन्य हितधारक सीधे ICAR से संपर्क करते हैं और इस प्रकार वे ICAR के समक्ष अपनी समस्याओं को प्रस्तुत कर सकते हैं तथा प्रभावी समाधान प्राप्त कर सकते हैं। राष्ट्रीय किसान एग्री मंडी के बारे में कि यह MSTC लिमिटेड और सेंट्रल रेल साइड वेयर हाउसिंग कंपनी की ओर से एक संयुक्त पहल है, जिसे इस्पात मंत्रालय की प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक मिनी रत्न की सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है। इसका उद्देश्य किसानों की उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए एक नीलामी मंच प्रदान करता है और इस प्रकार बिचौलियों की आवश्यकता को समाप्त करता है। अब आता है हार्टीनेट किसान कनेक्ट ऐप के बारे में, जो कि एक तरीके से खोज करने में सक्षम एक एकीकृत प्रणाली होती है। यह कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात प्राधिकरण के ने विकसित किया हुआ है। इसका उद्देश्य मानकों के अनुपालन के साथ भारत में यूरोपीय संघ को निर्यात के लिए अंगूर, अनार, सब्जियों के फार्म्स के पंजीकरण, परीक्षण, प्रमाणन की सुविधा हेतु इंटरनेट आधारित इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं प्रदान करना है। मेघदूत ऐप के बारे में, जिसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सहयोग से कृषि मंत्रालय ने लॉन्च किया हुआ है। इसका उद्देश्य किसानों को स्थानीय भाषाओं में
अवस्थित फसल और पशुधन विशिष्ट मौसम आधारित कृषि सलाह प्रदान करना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि योजना के बारे में, जिसका उद्देश्य पर्यावरणीय जीविका, मृदा स्वास्थ्य के लिए जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, गाय आधारित अर्थव्यवस्था में मानव संसाधन विकसित करना है, जिसके तहत जैविक खेती, प्राकृतिक खेती और अन्य संबंधित नवीनतम प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। नेक्स्ट आती है केंद्रीकृत फार्म मशीनरी प्रदर्शन परीक्षण पोर्टल के बारे में, जिसका उद्देश्य पोर्टल विनिर्माताओं को कृषि मशीनरी प्रदर्शन परीक्षा संस्थान के लिए सुधार करने सहायता प्रदान करेगा और मशीनों के परीक्षण व मूल्यांकन की पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने में भी मदद करेगा। अब आता है बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम, जो एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसका उद्देश्य कार्यक्रम के माध्यम से लक्षित फसलों के निर्यात में लगभग 20% तक सुधार करना है। यह क्लस्टर फसलों की प्रति स्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए उन्हें क्लस्टर विशिष्ट ब्रांड बनाना और इसके कार्यान्वयन एजेंसी राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड होता है। यहाँ पर आपके कृषि क्षेत्र से रिलेटेड जो योजना है वो फिनिश होती है। अब नेक्स्ट मंत्रालय आता है आपका आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आती है राष्ट्रीय आयुष मिशन के बारे में, जो कि एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य रोग के बोझ को कम करने के लिए समग्र कल्याण और सेल्फ केयर को बढ़ावा देना है। और यह आयुष के फुल फॉर्म के बारे में जान लेते हैं। आयुष का फुल फॉर्म आयुर्वेदिक, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धि एवं रोवा, ऋग्पद तथा होम्योपैथी है। इसकी अवधि 2015 से 2025-26 होती है। तो ये राष्ट्रीय आयुष मिशन के बारे में, इसमें आयुष मिशन के संदर्भ में जो निम्नलिखित तरीके से शामिल है इसके बारे में दिया गया है। और इसे 2014 में शुरू किया गया था और इसके पहले आयुष को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के साथ इसे एकीकृत किया गया था। तो इसके एक प्रमुख इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आता है इसकी अन्य योजनाएं इसके अंतर्गत, जिसमें आयुष दवाओं को बढ़ावा देने के लिए फार्माकोविजिलेंस को शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य आयुष दवाओं में प्रतिकूल प्रभावों के दस्तावेजीकरण की संस्कृति को विकसित करना और इनकी सुरक्षात्मक निगरानी करना है। साथ ही प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिखाए जाने वाले भ्रामक विज्ञापनों की निगरानी करना, जो कि एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। और यह नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान आयुष मंत्रालय के तहत कार्यरत एक स्वायत्त निकाय आता है। नेक्स्ट आती है राष्ट्रीय आयुष ग्रिड परियोजना, जो इसका उद्देश्य परियोजना में 6 कार्यात्मक क्षेत्रों में सेवा वितरण का डिजिटलीकरण करती है। ये आयुष ग्रिड में निम्नलिखित के प्रासंगिक डिजाइनों के सिद्धांत का पालन करती है, जिसमें इंडिया इंटरप्राइजेस आर्किटेक्चर 2.0, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य ब्लूप्रिंट इसके अंतर्गत आता है। और अब तक शुरू की गई प्रमुख योजनाओं में मोबाइल ऐप, आयुष संजीवनी, योग को लोकेटर, अनुकूलित IT पाठ्यक्रम आयुष पेशेवरों के लिए, आयुष नेक्स्ट जो कि करियर मार्गदर्शन, इंटरएक्टिव फोरम, क्विज आदि के साथ सूचना के आदान प्रदान के लिए किया जाता है। आयुष क्लिनिकल केस रिपोजिटरी पोर्टल के बारे में, जिसका उद्देश्य अलग अलग रोग स्थितियों के उपचार के लिए आयुष प्रणालियों की क्षमता को प्रदर्शित करना है। और यह आयुष चिकित्सकों और जनता दोनों का समर्थन करती है। और यह आयुष चिकित्सकों द्वारा सफलता की कहानी और सफलतापूर्वक इलाज में किए गए मामले को पोस्ट करने की सुविधा प्रदान करती है। मतलब कि एक तरीके से जनरल गाइडेंस के तौर पर यह पोर्टल कार्य करता है। नेक्स्ट आती है आपका रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत पहली आती है पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना। यह जो योजना है इसका उद्देश्य किसानों को रियायती कीमतों पर उपलब्ध उर्वरक उपलब्ध कराना है। यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। यह अंतर मंत्रालय समिति है जिसको वित्तीय वर्ष में शुरुआत से पहले NPKS के प्रति पोषक तत्व आधारित सब्सिडी की सिफारिश करती है। माल भाड़े में छूट है, जिसमें NBS के अलावा देश में उर्वरकों की व्यापक उपलब्धता से रेल और सड़क मार्ग द्वारा विनियंत्रित उर्वरकों की आवाजाही और वितरण के लिए माल भाड़ा प्रदान किया जाता है। और इसका उद्देश्य राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है, कृषि उत्पादकता में सुधार करना और उर्वरकों को संतुलित कर उपयोग सुनिश्चित करना होता है। इसकी शुरुआत 1992 में की गई। यह केंद्र में फास्फेट और पोटास उर्वरकों को विनिमय से मुक्त करता है और इनकी कीमतें बढ़ गई हैं। और इनके परिणामस्वरूप किसानों में नाइट्रोजन का अत्यधिक उपयोग किया गया है, जिसकी कीमत अभी भी नियंत्रित थी, इसके अंतर्गत आता है। और इसे 2010 में सरकार ने NBS योजना को भी शुरू किया हुआ था, इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आती है आपकी औसत के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना, जो कि केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसका उद्देश्य औसत क्षेत्र में भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ावा देना है। इसका प्रबंधन भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के द्वारा किया गया है। इसकी अवधि 2020-21 और वित्तीय वर्ष 2028-29 तक है। और भारत से बाहर यह वैश्विक चैंपियन तैयार करना और इस तरह के वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में प्रवेश करना होता है। और इसके अंतर्गत जो आवेदक होते हैं वह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के साथ साथ गैर MSME दोनों आते हैं। इसमें स्वामित्व फर्म, साझेदारी फर्म, सीमित देयता भागीदारी और भारत में पंजीकृत कोई कंपनी इसके अंतर्गत आती हैं। तो ये प्रमुख आते हैं। अब आता है नेक्स्ट
मध्यवर्ती मुख्य आरंभिक सामग्री, औसत मध्यवर्ती और सक्रिय औसत सामग्री के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से संबंधित प्रोत्साहन योजना के बारे में। यह जो योजना है वह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसका लक्ष्य आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और महत्वपूर्ण KSM, DIs, APIs यानी कि इनके सभी के शॉर्ट फॉर्म है कि आयात पर निर्भरता को कम करना है। इसकी परियोजना का प्रबंधन भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड के द्वारा किया गया है और इसका वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2029-30 है। इसके अन्य उद्देश्यों में देखा जाए तो इसका उद्देश्य मुख्य आरंभिक सामग्री, औसत मध्यवर्ती और सक्रिय औसत सामग्री से अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए घरेलू विनिर्माण और उत्पादन को बढ़ावा देना होता है। और ये एक तरीके से ये देखा जाए तो यह बल्क ड्रग या API के संदर्भ में है, जिसमें किसी औसत का उत्पाद ऐसा रासायनिक गुण होता है जो कि उत्पाद में दावा किए गए चिकित्सीय प्रभाव पैदा करता है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर पेनिसिलिन आता है। अब नेक्स्ट आती है आपकी योजना चिकित्सा उपकरणों के लिए घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से संबंधित प्रोत्साहन योजना के बारे में। यह जो योजना है यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसका उद्देश्य चिकित्सा उपकरणों के घरेलू निर्माताओं के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना है। इसमें भारत में पंजीकृत कोई भी कंपनी जो कि ग्रीनफील्ड परियोजना में निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध है वो आती है और इसकी अवधि 2020-21 से वित्त वर्ष 2027-28 तक रही है। अब आता है नेक्स्ट औषध उद्योग को मजबूत बनाने हेतु योजना। इस योजना का उद्देश्य जो है वह भारत को फार्मा क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाना। इस परियोजना का प्रबंधन सलाहकार जो है वह भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है यानी कि SIDBI है। इसकी अवधि वित्त वर्ष 2020-21-22 से वित्त वर्ष 2025-26 है और इस परियोजना का अनुमोदन औषध विभाग के सचिव की अध्यक्षता में योजना संचालन समिति द्वारा किया जाता है और इसका उद्देश्य सामान्य सुविधाओं के निर्माण के लिए फार्मा क्लस्टरों को वित्तीय सहायता प्रदान करके मौजूदा अवसंरचना सुविधाओं को मजबूत करना होता है। अब इसकी शुरुआत जो है भारतीय औषध उद्योग मात्रा के आधार पर तीसरा और मूल्य के आधार पर 14वां विश्व का सबसे बड़ा उद्योग देश है और इसके संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर भारत में यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा अनुमोदित संयंत्रों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या इसके अंतर्गत आती है। नेक्स्ट आता है कि सामान्य सुविधाओं के लिए चिकित्सा उपकरण क्लस्टर्स हेतु सहायता योजना, जो कि इसका उद्देश्य चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण के मामले में आत्मनिर्भरता को बढ़ाना है और यह 2023-24 से 2026-27 के लिए इसको शुरू किया गया है। इसका एक टेन्योर है। नेक्स्ट आती है इस प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के बारे में। यह योजना जो है वह एक तरीके से आम नागरिकों के किफ़ायती मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाओं को उपलब्ध कराती है। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। यह एक खुदरा बिक्री केंद्र जिसमें PMBJAK नामक समर्पित दुकानों के जरिए सभी नागरिकों को किफ़ायती मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराई गई और इसका कार्यान्वयन फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया इस योजना के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसी होती है। इसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाओं का कवरेज बढ़ाना ताकि दवाओं पर होने वाली अपनी जेब से होने वाले व्यय को कम किया जा सके। इस प्रकार प्रति व्यक्ति उपचार की इकाई लागत में भी कम किया जा सके, इसके अंतर्गत आता है। और इसकी शुरुआत भी जो है जन औषधि योजना को 2015 में शुरू किया गया था और ये प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के रूप में बदल दिया गया और इसको 2016 में इसका नाम बदल दिया गया। इस तरीके से इस योजना की शुरुआत हुई। नेक्स्ट आती है इसके अंतर्गत आपकी अन्य योजनाएं जैसे कि बल्क ड्रग पार्कों की संवर्धन, जो कि जिसका लक्ष्य राज्यों के साथ भागीदारों में भारत के 3 मेगा बल्क ड्रग पार्क से विकसित करना है। यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसकी अवधि 2020-21 से 2024-25 है। नेक्स्ट आती है चिकित्सा उपकरण पार्कों की संवर्धन संबंधी योजना, जिसका उद्देश्य बढ़ती प्रतिस्पर्धात्मकता और संसाधनों के इष्टतम उपयोग तथा लागत में आनुपातिक बचत के लिए विश्व स्तरीय सामान्य अवसंरचना सुविधाओं का निर्माण करना है, जो केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसकी अवधि 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक रही है और यह एक ही स्थान पर सामान्य अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करती है जिससे विनिर्माण के लिए एक मजबूत पारितंत्र का निर्माण होता है। यूरिया सब्सिडी के बारे में, जिसका उद्देश्य किफ़ायती उद्देश्य कीमतों पर यूरिया उर्वरकों की समय पर आसानी से उपलब्धता सुनिश्चित करना है, जो कि केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और यह किसानों को वैधानिक रूप से अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्य पर उपलब्ध कराया जाता है। PM प्रणाम के बारे में कि धरती माता की उर्वरकता की बहाली, जागरूकता, पोषण और सुधार हेतु प्रधानमंत्री कार्यालय ने को 2023-24 के बजट में इसे घोषित किया गया और इसका लक्ष्य कृषि में रासायनिक उर्वरकों कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग की समस्या का समाधान करना होता है। नेक्स्ट आती है पेट्रो रसायन की नई योजना, जो योजना के तहत समर्पित प्लास्टिक पार्कों की स्थापना करना है, पॉलीमर प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना करना है और 2023-24 में रसायन संवर्धन और विकास योजना को NPS के तहत शामिल किया गया।
फार्मा जन समाधान, जिसका उद्देश्य दवाओं में मूल्य निर्धारण और उपलब्धता से संबंधित उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए एक वेब सक्षम प्रणाली स्थापित करना है और इसमें औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश 2013 के तहत इसे प्रभावी कार्यान्वयन सुविधा प्रदान की गई है। फार्मा सही दाम मोबाइल ऐप, जो कि इसका उद्देश्य अनुसूचित दवाओं के लिए राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा निर्धारित MRP के वास्तविक समय पर आधार पर दर्शाना होता है। अब नेक्स्ट मंत्रालय आता है नागर विमानन मंत्रालय के बारे में, जिसके अंतर्गत योजना आती है उड़े देश का आम नागरिक या क्षेत्रीय संपर्क योजना। इसका उद्देश्य देश के दूर दराज और अपनी क्षमता से कम उपयोग वाले हवाई अड्डों से बहनी यात्रा और बेहतर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है, संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना, जनता के लिए हवाई यात्रा को किफायती बनाना है। यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे एयरलाइनों की सहायता से रियायत और व्यवहार्यता अंतराल वित्त पोषण के रूप में होना है और इसकी अवधि 10 वर्ष होती है, तो इसके अंतर्गत आता है। इसकी शुरुआत जो है वह राष्ट्रीय नागर विमानन नीति 2016 में शुरू की गई थी, जिसका लक्ष्य एक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के रूप में स्थापित करना है और इसका उद्देश्य वित्तीय सहायता और संरचना विकास के जरिए क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाएगा, इसके अंतर्गत आता है। अन्य योजनाएं इसके अंतर्गत आती है, जैसे कि डिजी यात्रा परियोजना, जो कि हवाई अड्डों पर अलग अलग चेक पॉइंट पर कागज रहित यात्रा तथा प्रत्येक बार पहचान की जांच की मुक्ति को सुविधाजनक बनाती है। इसके तहत यात्री को एक विशिष्ट डिजी यात्रा पहचान पत्र प्रमाण दिया जाता है और यह स्वैच्छिक है और इस यात्रा के अंतर्गत सेंट्रल इकोसिस्टम बनाने के लिए डिजी यात्रा फाउंडेशन की स्थापना की गई है, जो कि एक संयुक्त उद्यम कंपनी के रूप में कार्य करती है। और नेक्स्ट आती है नव, जो कि नेक्स्ट जेन एयरपोर्ट ऑफ भारत के लिए अगली पीढ़ी के लिए विमानन केंद्र, जो कि 10 से 15 वर्षों के लिए लगभग 100 विमानपत्रों को स्थापित करेगा। इसके लिए आवश्यक निवेश का एक बड़ा भाग निजी क्षेत्र से प्राप्त होता है, इसके अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट मंत्रालय आता है हमारा कोयला मंत्रालय। कोयला मंत्रालय के अंतर्गत आपकी योजना आती है शक्ति, यानी कि भारत में पारदर्शी रूप से कोयले का दोहन और आवंटन करने की नीति, यानी कि स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटेड कोयला ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया पॉलिसी के बारे में। इसका उद्देश्य देश के सभी ताप विद्युत संयंत्रों को पारदर्शी और वस्तुनिष्ठ तरीके से कोयला उपलब्ध कराना, साथ ही यह सुनिश्चित करना कि कोल लिंकेज का लाभ अंतिम उपभोक्ताओं को प्राप्त हो सके। और कोयला वितरण नीति 2007 में ऊर्जा क्षेत्र के कोई कोयला लिंकेज को शासित किया गया और ऊर्जा उत्पादों को सस्ता कोयला प्राप्त करने और उत्पादन की लागत कम करने में सहायता प्रदान करती है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है उत्तम के बारे में। उत्तम ऐप जो है वह खनन किए गए कोयले के तृतीय पक्ष आकलन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए है। उत्तम का जो फुल फॉर्म होता है अनलॉकिंग ट्रांसपेरेंसी बाय थर्ड पार्टी असेसमेंट ऑफ माइंड कोल ऐप होता है। यह कोयला मंत्रालय और कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा उत्तम ऐप को विकसित किया गया है और यह ऐप कोल इंडिया लिमिटेड की सभी सहायक कंपनियों में तृतीय पक्ष आधारित नमूना प्रक्रिया निगरानी में सभी नागरिकों और कोयला उपभोक्ताओं को सक्षम बनाता है, जो एक अंतरक्रियात्मक मानचित्र पर आधारित प्रणाली होती है। कोयला खान निगरानी और प्रबंधन प्रणाली के बारे में, जो कि एक वेब आधारित GIS एप्लीकेशन है, जिसके माध्यम से अनाधिकृत खनन स्थलों की स्थिति का पता लगाया और इसमें सिस्टम के उपयोग किए जाने वाले मूल प्लेटफॉर्म इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया बेस मैप है, जो ग्रामीण स्तरीय सूचनाएं प्रदान करेगा। खान प्रहरी के बारे में, जो कि अवैध कोयला खनन जैसे रेड होल माइनिंग, चोरी आदि से संबंधित सभी प्रकार की गतिविधियों की रिपोर्ट हेतु उपयोग किए जाने वाला उपकरण है। इसमें कोई भी व्यक्ति घटना की जियो टैग की गई तस्वीर के साथ साथ लिखित सूचना को सीधे सिस्टम पर अपलोड कर सकता है। नेक्स्ट आती है प्रकाश, यानी कि आपूर्ति में समन्वय के जरिए एक विद्युत रेल कोयला उपलब्धता पोर्टल के बारे में, जिसका लक्ष्य सभी हितधारकों यथा विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, कोल इंडिया, रेलवे और विद्युत सेवाओं के मध्य कोयला आपूर्ति का बेहतर समन्वय सुनिश्चित करता है। और यह पोर्टल विद्युत संयंत्रों के लिए संपूर्ण कोयला आपूर्ति श्रृंखला का मानचित्रण और निगरानी करने में सहायता करने में डिजाइन किया गया। कोयला और लिग्नाइट अन्वेषण योजना के बारे में, जो कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट अन्वेषण योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है, जो कि केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसे 2021-22 में से 2025-26 की अवधि के लिए जारी किया गया। अब नेक्स्ट मंत्रालय आता है हमारा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत योजना आती है भारत में व्हाइट गुड्स, यानी कि एयर कंडीशनिंग और LED लाइट्स के विनिर्माताओं से उत्पादन से संबंधित प्रोत्साहन योजना के बारे में। यह जो योजना है वह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसे का उद्देश्य व्हाइट गुड्स के संदर्भ में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, आयात निर्भरता को कम करना है। इसका कार्यान्वयन उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के द्वारा किया गया और इसका वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2028-29 तक है। व्हाइट गुड्स के विनिर्माण मूल्य श्रृंखला में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और व्यापक निवेश को आकर्षित करना, क्षेत्रगत कर्मियों को निवारण करना और उनके बृहद पैमाने की किफायती बनाना और निर्यात में वृद्धि करना होता है।
और इसमें विषय क्षेत्र में योजना के तहत इसमें कुछ ब्राउन फील्ड और ग्रीन फील्ड वाले क्षेत्र के कंपनियों को प्रोत्साहन प्रदान किया गया है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है नेक्स्ट स्टार्टअप इंडिया के बारे में। यह एक स्टार्टअप इंडिया जो है एक तरीके से केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका उद्देश्य नवाचार और स्टार्टअप को पोषित करना है। इसका कार्यान्वयन उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के द्वारा किया गया और यह किसी मौजूदा संस्था के विभाजन या पुनर्निर्माण द्वारा गठित की गई किसी संस्था को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसका अन्य उद्देश्य होता है कि यह भारत में स्टार्टअप संस्कृति को प्रेरित करना, नवाचार और उद्यमिता के लिए मजबूत और समावेशी पारितंत्र का निर्माण करना होता है। इसके अंतर्गत कुछ ये विशेषताएं हैं जिसमें पात्रता, टर्नओवर और एक तरीके से इनके कार्यों के बारे में बताया गया। अब आता है इसमें देख लेते हैं नेक्स्ट योजनाओं के बारे में, जिसके अंतर्गत आती है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के बारे में। सीड फंड स्कीम जो है 2021 में शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य योग्य इनक्यूबेटर्स के माध्यम से पात्रता प्राप्त स्टार्टअप को वित्तीय सहायता देना है, जिसमें स्टार्टअप में 70 लाख रुपये प्राप्त कर सकते हैं और इनक्यूबेटर्स जो होते हैं 5 करोड़ रुपये इसके अंतर्गत प्राप्त कर सकते हैं, तो इसके अंतर्गत आती है। अब आता है नेक्स्ट इसके अंतर्गत एक जिला एक उत्पाद योजना के बारे में कि इसका उद्देश्य देश के सभी जिलों में संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना है और देश के प्रत्येक जिले में एक उत्पाद का चयन, ब्रांडिंग और प्रचार करना ताकि सभी प्रदेशों में समग्र रूप से सामाजिक आर्थिक समृद्धि को संरक्षण किया जा सके। और सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में इसे लॉन्च किया गया और इसका उद्देश्य राज्य के 75 जिलों में उत्पाद विशिष्ट पारंपरिक उद्योग केंद्रों का निर्माण करना है और हाल ही में ODOP उपहार सूची का डिजिटल संस्करण लॉन्च किया गया है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है निर्यात हेतु व्यापार संरचना योजना के बारे में, जो कि केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसका उद्देश्य निर्यात के संवर्धन के लिए उपयुक्त अवसंरचना के निर्माण में केंद्र और राज्य की एजेंसियों में सहायता करना है और इसे 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 के लिए इसकी अवधि है और इसमें एक तरीके से इसका कार्य क्षेत्र सीमावर्ती हाट, भूमि सीमा शुल्क से स्टेशन आदि होता है। अब आता है चैंपियन सेवा क्षेत्रक योजना, जो कि केंद्रीय क्षेत्रक की योजना है और इसका उद्देश्य चैंपियन क्षेत्रक संबंधी कार्य योजनाओं के लिए आरंभ की गई पहलों का समर्थन करना है और इसकी सहायता 5,000 करोड़ रुपए की एक समर्पित राशि होती है, इसके अंतर्गत आता है। इस योजना में 5 स्तंभ हैं जिसमें नई प्रक्रियाएं, अवसंरचना, क्षेत्रक, सोच और मानदंड दिए गए हैं जो कि विभिन्न अलग अलग तरीके से होते हैं। अब आता है निर्यात बंधु योजना, जो इसका उद्देश्य MSME सहित नए और संभावित निर्यातकों तक पहुंच स्थापित करना है, साथ ही उन्हें अभिविन्यास कार्यक्रमों, परामर्श सत्रों, व्यक्तिगत सुविधा आदि के माध्यम से मार्गदर्शन प्रदान करना होता है, इसके अंतर्गत आता है। अब आती है राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन के बारे में। इसका कार्यान्वयन बौद्धिक संपदा मंत्रालय करता है। यह पेटेंट, डिजाइन और व्यवहार चिन्ह महानियंत्रक कार्यालय के अधीन होती है और इसका उद्देश्य 1 मिलियन छात्रों को बौद्धिक संपदा जन संबंधी जागरूकता और मूलभूत प्रशिक्षण प्रदान करता है, जिसके तहत निर्धारित लक्ष्य को अगस्त 2022 में प्राप्त कर लिया गया। स्वायत्त के बारे में, स्वायत्त पहल जो है जिसका उद्देश्य गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर ई लेन देन के माध्यम से स्टार्टअप, महिलाओं और युवाओं को प्रोत्साहन प्रदान करने की एक पहल होती है। उत्तर पूर्वी औद्योगिक विकास योजना, जिसका उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्य में औद्योगिकरण को बढ़ावा देना है, साथ ही रोजगार और आय सृजन को प्रोत्साहित करना है और इसका शामिल क्षेत्र विनिर्माण और सेवा क्षेत्र आते हैं। अब आती है निर्दिष्ट कृषि उत्पादों के लिए परिवहन और विपणन सहायता, जिसका उद्देश्य जो है कृषि उपज के माल ढुलाई और विपणन के अंतर्राष्ट्रीय घटक के लिए सहायता प्रदान करता है, साथ ही निर्दिष्ट विदेशी बाजारों में भारतीय कृषि उत्पादों के ब्रांड पहचान को बढ़ावा दिया जाता है। नेक्स्ट आती है भारतीय फुटवियर और चमड़ा विकास कार्यक्रम के बारे में, जो कि एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसकी अवधि 2026 है, जिसमें 6 घटक इसके अंतर्गत शामिल है। नेक्स्ट आती है निर्यात के लिए किए गए उत्पादों पर शुल्क व करों की छूट देने की योजना, जिसका उद्देश्य निर्यातकों द्वारा भुगतान किए गए अलग अलग करों और शुल्कों, स्थानीय करों, कोयला कर, मंडी कर आगे की क्षतिपूर्ति करना और उन्हें ऐसे किसी भी मौजूदा योजना के लिए कोई छूट या रियायत प्रतिदाय प्रदान नहीं किया जा रहा है, इसके अंतर्गत आता है। अब आती है नेक्स्ट योजना अग्रिम प्राधिकरण योजना, जो कि विदेशी व्यापार महानिदेशन या विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत अग्रिम प्राधिकरण योजना का क्रियान्वयन किया गया है और यह योजना इन इनपुट्स के लिए कर आयात की अनुमति देती है जिनमें निर्यात उत्पादन में भौतिक रूप से शामिल किए जाते हैं, इसके अंतर्गत आता है। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट मंत्रालय संचार मंत्रालय के बारे में या मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत सबसे पहले आती है आपकी भारत नेट स्कीम, जो कि एक तरीके से केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसका लक्ष्य देश के सभी ग्राम पंचायतों को लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रदान करना। इसका वित्त पोषण सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि के जरिए किया जा रहा है और इसका कार्यान्वयन भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क के अंतर्गत किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य डिजिटल इंडिया के विजन को साकार करने के लिए देश के सभी ग्राम पंचायतों को 100 Mbps बैंडविड्थ
मेगाबिट्स के ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना होता है, इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आती है दूरसंचार और नेटवर्क उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से संबंधित प्रोत्साहन योजना, जो कि केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। यह भारत की एक मजबूत घरेलू मूल्य श्रृंखला का निर्माण करती है। इसका कार्यान्वयन सिडबी के द्वारा किया गया है और यह वित्त वर्ष 2021 से वित्त वर्ष 2024-25 के लिए निवेश किया जाएगा, इसके अंतर्गत आती है। अन्य योजना में आती है आपकी राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन के बारे में, जिसका उद्देश्य डिजिटल संचार अवसंरचना के विकास को सक्षम बनाना है और यह ब्रॉडबैंड सेवाओं की सार्वभौमिकता, सामर्थ्य और गुणवत्ता के 3 उद्देश्यों को पूरा करता है। इसके प्रमुख घटक में आता है कि यह गाँवों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से यानी कि भारत नेट प्रोजेक्ट के अंतर्गत अब तक 1.81 लाख ग्राम पंचायतों को यह सेवा प्रदान की गई हो। इसकी उपलब्धता 2024-25 तक 50 Mbps तक रहेगी। नेक्स्ट आती है तरंग संचार पोर्टल, जिसका उद्देश्य मोबाइल टावर और विद्युत चुंबकीय आवृत्ति उत्सर्जन के अनुपालन के बारे में जानकारी प्रदान करना है। यह शुल्क का भुगतान करके सूचना प्रदान की जाती है। संचार साथी पोर्टल, जो कि एक तरीके से संचार मंत्रालय ने संचार पोर्टल नाम से एक नागरिक केंद्रित पोर्टल को लॉन्च किया है। यह डिजिटल इंडिया के कार्यक्रम के तहत संरक्षित सुरक्षित संचार के विजन को पूरा करने में मदद करेगा। भारत ई मार्ट मिशन, जो कि इंडिया पोस्ट ने भारत में ई मार्ट पोर्टल के संचालन को सुगम बनाने के लिए कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स और तरप्तर टेक्नोलॉजी के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट आता है केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर, जो कि सरकार ने देश भर में CEIR प्रणाली शुरू की है और CEIR एक तरीके से गुम या चोरी हुई मोबाइल उपकरणों का पता लगाने के लिए दूरसंचार विभाग का एक नागरिक केंद्रित पोर्टल है। नेक्स्ट आता है नए भारत के लिए ग्रामीण डाकघरों का डिजिटल उन्नयन परियोजना यानी कि दर्पण योजना, जिसका उद्देश्य सेवा की गुणवत्ता में सुधार करना, बैंकिंग सेवा से वंचित ग्रामीण आबादी का वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करना और इसका लक्ष्य प्रत्येक शाखा के पोस्ट मास्टर को निम्न ऊर्जा खपत वाला प्रौद्योगिकी समाधान उपलब्ध कराना होता है। नेक्स्ट आती है संपूर्ण बीमा ग्राम योजना, जिसका उद्देश्य उच्च डाक नेटवर्क के माध्यम से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को वहनीय जीवन बीमा सेवाएं प्रदान करना और यह सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत आने वाले सभी गांवों को संपूर्ण बीमा ग्राम में रूपांतरित करने की इस योजना के अंतर्गत लाया गया। नेक्स्ट आती है दीनदयाल स्पर्श योजना के बारे में, जो कि एक तरीके से इसका लक्ष्य डाक टिकटों के संग्रह और अध्ययनों को बढ़ावा देना है और दीनदयाल स्पर्श योजना के अंतर्गत कक्षा 6 से 9 तक के उन बच्चों को वार्षिक तौर पर छात्रवृत्ति दी जाएगी जिनका शैक्षणिक परिणाम अच्छा है और जिन्होंने डाक टिकट संग्रह की एक रुचि के रूप में चुना हुआ है। अब आती है प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस के बारे में, जिसका लक्ष्य सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट प्रदाताओं के माध्यम से ब्रॉडबैंड का प्रावधान करते हुए देश में वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। अब फिर आती है नेक्स्ट मंत्रालय उपभोक्ता मामले और खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के बारे में। इसके अंतर्गत पहली